हाँ हो गया ना रिस्टार्ट। क्या दबाया था तू? ऑल राइट बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, संडे का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने लगभग 50% अभी पढ़ लिया है। 50 पूरा 50 है, एक 40% हमने पढ़ लिया है। 60% चैप्टर बाकी है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट एप्लीकेशन का, कुछ फॉर्मूले का और है, और एक मेथड भी हमें पढ़नी है। ठीक है, जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या नाम है बेटा? पहले मैं आपको पूछ लूँ, जो पिछली दो मेथड हमने पढ़ी क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, क्या ये दोनों ही मेथड आप सभी की बहुत अच्छे से हो चुकी है? मतलब अगर मैं कोई भी क्वेश्चन आपको दे दूँ फैक्टराइजेशन से करने के लिए, तो क्या सॉल्व कर पाओगे? अनटिल एंड अनलेस वो सवाल कुछ ऐसा ना हो कि जो फैक्टराइजेशन से ना होता हो, है ना। लेकिन क्या फॉर्मूला मेथड से आप हर एक क्वाड्रेटिक, कोई भी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर पाओगे? बराबर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्मूला मेथड का इस्तेमाल करके बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यू नो कि इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करके हमें कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करना है। आज एक और मेथड हम इसी सिलसिले में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब स्क्वायर कंप्लीशन कैसे होता है, यहाँ पे क्यों इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर नाम मिला है, और इस मेथड का इस्तेमाल करके हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, आज के लेक्चर में समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, कुछ आपको करने होंगे। उसके अलावा बाद में हमें रिलेशनशिप ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ना है, और उसके रिलेटेड कुछ ढेर सारे सवाल सॉल्व करके हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। आई होप 2 घंटे में जितनी अभी चीज़ें मैंने बोली उतनी हम कर पाए, और नहीं भी कर पाए तो एंड में हमारा प्रैक्टिस सेशन है, बाकी चीज़ें हम वहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आज ही हमारा, अगर हम अभी का ये 1.5-2 घंटे का लेक्चर प्लस इवनिंग का और 1.5-2 घंटे का लेक्चर अगर इंक्लूड कर ले, तो मोस्ट प्रोबेबली आज ही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर एप्लीकेशन का हिस्सा हम कर पाए एंड में तो, और नहीं तो फिर एक और लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी खत्म हो जाएगा। देखते देखते चैप्टर के ऊपर चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं। पढ़ाई जितने चैप्टर हमारे खत्म हो रहे, उसके साथ साथ आपके भी वो चैप्टर क्लियर होते जाने चाहिए। बैकलॉग सर पे वजन लेके आगे नहीं बढ़ना है। अगर कोचिंग में स्कूल का छोड़ दो रिश्ता, मैंने उससे तोड़ दिया, ठीक है, मैं पूरा अभी कोचिंग पे डिपेंड हूँ सर, ऐसा मान के चल रहे, ठीक है। हालांकि ऐसे करना नहीं है, वहाँ पे भी पढ़ना है, यहाँ पे भी पढ़ना है, दोनों तरफ से गेन करना है। मान लो पूरा कोचिंग पे डिपेंड हो, तो कोचिंग में मान ले 4 चैप्टर हो गए, जिस दिन चौथा चैप्टर कोचिंग में खत्म हुआ यहाँ पे, उस दिन आपके भी वो 4 चैप्टर प्रिपेयर्ड हुए होने चाहिए। ओके, तभी आपकी पढ़ाई सही चल रही है, नहीं तो समझो आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। गिव मी वन टेक्स्ट बुक, एक एनसीईआरटी दो, एक एसएससी की दो। एनीवन एसएससी बेटा प्लीज़, डबल है तुम्हारे टेक्स्ट पे, ठीक है, यहाँ से दे दो। एनीवेज, now let us understand how we can solve examples using the method called completing the square. क्या है नाम बेटा मेथड का? कंप्लीट। अब ये मेथड ऐसे तो ये बस एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन मैं ये सभी को पढ़ाता हूँ और अभी आज भी पढ़ाऊँगा। जब एग्ज़ाम की बात आएगी, चाहे फिर कोई भी तरह की टेस्ट हो, क्लास में की या स्कूल में की, तो आपको उसमें ये मेथड इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट इन द सिलेबस ऑफ सीबीएसई स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है। बट दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड यूजफुल मेथड, जो कि आपको आगे तो काम आनी ही है, ठीक है। इस कारण से हम फिर भी इसको अभी पढ़ लेंगे। ऑलराइट, तो सारे बच्चे नोटबुक में बढ़िया तरीके से हेडिंग लगाओ, हैशटैग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। What is this method? This is what solving method for quadratic equation. नाम है completing the square. All right. As I said earlier, very beautiful method. इसमें भी आपको बड़ा मज़ा आएगा सॉल्व करने quadratic equation, क्योंकि बहुत आसानी से इसमें भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और इस मेथड की भी खास बात ये कि इस भी मेथड की मदद से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं। जैसे फैक्टराइजेशन में लिमिटेशन होता है कि कुछ एग्जाम्पल हम फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि फैक्टर निकलेंगे ही नहीं, तो इसको भी कुछ लिमिटेशन नहीं है। ये भी फॉर्मूला मेथड की तरह है, इसमें भी हम कोई भी दुनिया का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस टेक वन एग्जाम्पल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इस मेथड को कैसे इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे।
इक्वेशन है बेटा एक्स स्क्वायर, आपको अभी लिखना नहीं है, मैं पहले सिखा दूं, पूरा लिखने के लिए समय दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 is equal to 0. This is what we have in the form of question. This is what we have as a quadratic equation, जिसके रूट्स हमें निकालने हैं। जिसका क्या निकालना है बेटा? रूट्स। सवाल तो यही होता है ना, फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स यानी कि उसका आंसर ही होता है, उसके वेरिएबल की वैल्यू होती है, जो कि दो आते हैं, अल्फा और बीटा। चल ठीक है, इतनी बातें आपको अभी अच्छे से पता है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमेशा हमारा पहला नियम सभी मेथड में कांस्टेंट है, चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज इन इट्स जनरल फॉर्म और नॉट। तो बेटा यहाँ पे हमने चेक कर लिया, तुरंत हमको नजर आ रहा है कि ये इसके जनरल फॉर्म में है, जो कि होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। परफेक्ट सर, ओके बेटा। अब इसके बाद वाला जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अब जो ये सेकेंड स्टेप में बोलूँ या तो मैं शुरुआत बोलूँ इसकी करने से पहले हमें हमेशा एक चीज मेक श्योर करनी होगी। इस पूरे टाइप में चाहे कैसा भी सवाल आए, हमें सबसे पहले ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जिसको अपन ए बोलते हैं, बराबर, ए एक्स स्क्वायर, ए की वैल्यू बेटा हमको हमेशा 1 ही चाहिए। सुनो ध्यान से, ए की वैल्यू हमेशा हमको 1 ही चाहिए। तो सर क्या 1 के अलावा कुछ और वैल्यू तो हम सॉल्व नहीं कर सकते इस मेथड से? आपने तो बोला कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। देन वी हैव टू फॉलो सम डिफरेंट प्रोसीजर। पूरी प्रोसेस में रहेगी, बस एक एडिशनल स्टेप बढ़ जाएगी, ठीक है, शुरू में। वो क्या होगी स्टेप, वो हम उस एग्जांपल के साथ समझेंगे जो इसके बाद वाला होगा। ओके, पहले क्योंकि हमारे पास अभी बोर्ड पे वो टाइप का एग्जांपल है जिसमें ऑलरेडी ए की वैल्यू कितनी है, अरे बोलो जोर से, हाँ ऐसे सब जिंदा हो ना, यस, लेक्चर में अटेंशन पूरा चाहिए भाई। अब ए की वैल्यू 1 है, मेरे को पता है, तो मैं अगली स्टेप शुरू कर दूंगा। क्या होती है सर अगली स्टेप? यहां पे कुछ नेसेसरी स्टेप्स को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ओके, पहला काम यहां पे बेटा, जो अपने ये एक्स स्क्वायर और 8x, ये दो स्टेप आपको जो नजर आ रही है, इसको एज इट इज पहले आपको लिखना है, ठीक है। देख मैं क्या क्या स्टेप करूंगा वो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी, वैसे मैं 10 बार आपको बताऊंगा रिपीट करके, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इन दो टर्म्स को, चाहे हम बोलते हैं इन दो टर्म्स को, देखिए पॉल का है भाई, किधर है ध्यान, किधर, काय को बुक में दिख रहा हूं मैं, बुक में दिख रहा है बोर्ड, फिर आती है मेथड, कौन से बोर्ड का है, इसीलिए ध्यान नहीं दे रहा, फिर दिखा क्या लिखा, डिजाइन बना रहा था, हाँ मतलब ये भी शामिल है इस काम में, तो ये क्या कर रहा था फिर अभी, ये हाथ के ऊपर दिखा क्या है, क्या है ये, बारीक क्या करे तू, हाँ ये दे, आगे क्या चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, फालतू उधर बैठ, सामने आके चल, इधर बैठ लड़कियों के बीच में, इधर हाइट कितनी है तेरे, दिखेगा क्या इन लोग को, बैठ इधर, थोड़ा आगे हटा ले बेंच बेटा, श्रुति उठा बेंच को आगे, चल फटाफट लगाओ इधर इधर, और तुम भी ये बेंच को अंदर मत लिया करो, इतना अंदर का को घुसने का तुमको दीवार के, इधर इधर बाहर इसको लगा, ले आगे इसको, इतना आगे नहीं यार, इस लाइन से, हाँ हाँ हाँ, पतली गली रहने तो बीच में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान पूरा सामने होना चाहिए। काहे के लिए आपके माता पिता ने इतना खर्चा किया, इधर फीस कम है क्या मेरे क्लास की, फीस कम है मेरे क्लास की,
बिल्कुल कम नहीं है, ठीक है। मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, वो तो ज़रूरत है, ठीक है। हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, हिसाब किताब वो अकाउंट डिपार्टमेंट देखता है। फीस कम है मेरे क्लास की, बिल्कुल नहीं है। बाकियों की होगी ज़्यादा कम, मेरे को उससे लेन देन, लेकिन मेरे क्लास की फ़ीस कम नहीं है, ठीक है। मैं साफ बोलता हूँ। तो भाई इतना खर्चा करके अगर इधर आते हो तो ध्यान दिया करो, ठीक है। पैसा वेस्ट मत करो अपने माता पिता का। लेक्चर के टाइम पे पढ़ाते समय ये तो शुभ जान दे, ठीक है। आज के दिन एक भी बच्चा अगर मेरे को इधर उधर करता नजर आया ना भाई, ठीक है, फटका तो खाएगा मार, लड़की हो या लड़का, मैं किसी को, सबको इक्वल। हाँ मारता मैं दोनों को, हाँ अपने मार नहीं खाया अभी तक वो बात अलग है, लेकिन मार खाना पड़े ऐसा दिन आने भी मत दो, ठीक है। सेकंड दिन से फिर वो बच्चे दिखते नहीं है क्लास में, स्पेशली लड़कियाँ। लड़के तो सह लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर ऐसा इंटरप्शन करने में मज़ा आता है। के लिए मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मज़ा आएगा आपको कोऑर्डिनेशन सॉल्व करने में इसके बाद। ओके ध्यान दो, कट लगा लेना भाई, ठीक है। राजन, पहले दो टर्म्स को एज इट इज लिखेंगे, कोई दिक्कत? हाँ तो पहले टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे, चल बोला नहीं, लिखना भी तो है। एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब जो बीच वाली टर्म है, बीच वाली टर्म बोलते हो कौन सी टर्म बेटा? बी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बी हमारी बीच की टर्म जनरली हम मानते हैं, बराबर। मिडल टर्म भी बोलते हैं उसको हम, मिडल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टराइजेशन में क्या था। तो जो बीच वाली टर्म है यानी कि बी, बेसिकली वैल्यू को देखना है, बी को, उसको हाफ कर दो। अब बी की जगह पे कुछ भी आ सकता है सर, आपने तो हमको बोल के रखा है ये कोएफिशिएंट्स जो होते हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, दे आर रियल नंबर्स। वो कभी फ्रैक्शन आ सकते हैं, वो कभी रूट आ सकते हैं, वो कभी रैशनल, इररेशनल, फ्रैक्शन, पावर, वो पता नहीं सर क्या, वो कुछ भी रहने दो, हमको कोई लेन देना। वहां पे जो कुछ भी दिखेगा उसको सीधा हाफ से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? हाफ से मल्टीप्लाई करने का ही मतलब होता है उसको आधा कर दोगे। अगर मेरे पास यहाँ पे 8 है तो 8 को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? मैं 8 का आधा कर रहा हूं, डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं। अरे यार एक ही चीज है। तो हमेशा याद हमको ये रखना है कि जो भी वैल्यू मेरे को यहां पे देखने मिले मैं उसको क्या कर दूं? हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं। मैं सीधा ये नहीं बोल सकता, हाँ मैं बोल सकता हूं एक ही मतलब है उसका कि बेटा हाफ कर दो, लेकिन बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हाफ कर दो, √2 का हाफ कैसे करे सर? कभी यहां पे √2 भी तो आ सकता है, √7 भी तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना भाई। मैं तो बोला रियल नंबर आ सकता है कोई भी। तो जनरली हम बोलते हैं कि इसका हाफ कर दो, हाफ कर दो बोले तो √2 का हाफ कैसे करेंगे? हाँ एक होशियार बच्चा समझ जाएगा, डिवाइड बाय 2 ही तो करना होता है। लेकिन एक आसानी रहे या कोई भी नंबर हो तो हम इजीली डील कर पाए, तो मैं क्या बोलता हूँ इसको क्या करो? हाफ से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? सिंपल तरीका है। फिर चाहे यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए, हमें सर क्या करना है? हमको तो इसको बस हाफ से मल्टीप्लाई करना है। हाफ का मतलब 1/2। ओके, तो जो कुछ भी यहाँ पे दिख गया मैंने उसको क्या कर दिया? सीधा हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। और उसका जो आंसर मेरे को मिला, क्या आंसर मिला? बराबर बात। इतनी सिंपल मैथमेटिक्स हमको सर आती है। 4 आया। जो भी उसका हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मिलेगा उसका एक बार प्लस में स्क्वायर करेंगे, एक बार माइनस में स्क्वायर करेंगे। सुन बेटा ध्यान से, क्या कोई भी चीज में प्लस और माइनस में लिख दूं तो उस पूरे इक्वेशन क्यों है? जब ये एक एक्सपांशन फॉर्म में आपको नजर आएगा ना इसके बाद वाली स्टेप में, तब आपको फील होगा प्रॉपर्ली कि क्यों इस मेथड का नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर रखा गया है। देन यू विल अंडरस्टैंड। थोड़ा सा वेट करना है बस और 5 मिनट के लिए, ठीक है? ध्यान दे बेटा, मैंने बोला तो यहां पे ये प्रक्रिया समझ गए कि भाई जो भी ये इक्वेशन में दिख रहा है उसकी पहली 2 टर्म्स को हमने यहां पे सेम पहले लिख लिया।
फिर इसके बाद जो मिडल टर्म है यानी कि जो b है उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको एक बार प्लस में स्क्वायर करना है, एक बार माइनस में स्क्वायर करना है। तो कैसे आएगा सर? यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई करने में क्या आया था बेटा? 4 आया था। तो एक बार +4 का स्क्वायर करेंगे, एक बार -4 का स्क्वायर करेंगे। ये -48 जो इसको इधर उठा के लेके जाओ, ये +48। इस टाइप के यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के हर एक सवाल में हमेशा आप सी को क्या करो बेटा? इस तरफ लेके चले जाओ। कुछ बच्चे क्योंकि स्कूलों में अलग अलग बताते हैं इस तरीके से, तो पहले स्टेप में ही इसको इधर लेके आते, बाद में ये स्टेप परफॉर्म करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज है बेटा। पहले ही लेके चले जाओ या बाद में लेके चले जाओ, कोई दिक्कत ठीक है। आपको क्या करना है? बेसिकली इस सी को इस इज इक्वल टू के इस पार लेके आना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी देखते कि पहले ही क्वेश्चन में ही इस सी को इधर दिया होता है तो वैसे ही सॉल्व करना शुरू करते, तो ये भी गलत है। मत करो ऐसे। हमारा काम है पहले उसको उसके जनरल फॉर्म में लिखना। तो भले ही सी हमको पहले इस तरफ दिया हो, हम ये नहीं बोलेंगे चल रेडीमेड इधर मिल गया मेरे को, नहीं, पहले उसको जनरल फॉर्म में लिखो, क्योंकि एवरी स्टेप्स काउंट्स मार्क। ओके, ऐसे आपके मार्क जाते। होशियार बच्चे जो एकदम होशियार होते हैं लेकिन उनको ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं पता होती, तो बोर्ड में फिर उनके ऐसे मार्क्स जाते और बाद में निराश होते। एक मार्क भी हम नहीं जाने देंगे, एक क्या आधा मार्क भी नहीं जाने देंगे। ऐसी टेक्निक्स, ऐसी एक एक चीज़ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो ये -48 पहले से अगर इधर मान ले होता +48 तो हम उसको आगे वैसे प्रोसीड नहीं करते, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखते, उसके बाद वापस चाहे लेना ना पड़े, कोई प्रॉब्लम क्लियर है। छोटी मोटी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, आने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहां से क्या करेंगे सर? यहां से इन पहले 3 टर्म्स को देखेंगे। पूरा के पूरा राज यही पे इस पूरे मेथड का, ध्यान से सुनो, अब आपको मजा आएगा। ये मैंने कुछ इस तरीके से पहले 3 टर्म्स को हाईलाइट कर दिया। ओके, मतलब मैं दिखा रहा हूं आपको कि ये 3 टर्म देखो, अंडरलाइन किया ना मैंने। यहां से आपके पास वो दृष्टि होनी चाहिए, ठीक है, दूरदृष्टि, आप उसको आप बोलो तीसरी आंख, जिससे आप ये देख पाओ दिस इज नथिंग बट अ एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ a + b द होल स्क्वायर। सी, ऐसे नहीं पकड़ में आ रहा? प्रूफ करके बताता हूं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, हर चीज का प्रूफ देंगे। ये एक्सपांडेड फॉर्म है a + b द होल स्क्वायर का, और इसीलिए हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर के एक्सपांशन को बेस फॉर्म में लेके आते। कैसे लाएंगे सर? इसका कोई जुगाड़ तरीका है? जुगाड़ तरीका भी बताता हूं पहले, फिर उसको क्रॉस चेक भी करेंगे एक्सपांड करके अपन खुद। ओके, ध्यान दो, मैंने बोला हाँ, ये समझ गया क्या क्या करना होता है सर? क्या क्या सब भूल तो नहीं गए? एक बार रिवाइज करूं। जनरल फॉर्म में पहले लिख दिया, फिर पहले 2 टर्म्स को एज इट इज लिखा, फिर जो मिडल टर्म है जो b है उसको हाफ से मल्टीप्लाई किया। हाफ से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया उसका एक बार प्लस में स्क्वायर किया, एक बार माइनस में स्क्वायर किया। सी वाली टर्म को इधर में लेके चला गया राइट हैंड साइड में। परफेक्ट, सारी बातें क्लियर? अरे यस और नो? अब यहां पे एक और सवाल आता है, बच्चे पूछते सर प्लस और माइनस का स्क्वायर करना है तो क्या हम पहले माइनस वाले को लिख सकते हैं? नहीं सर, क्यों? इसका क्या रीजन है? बेटा जब यहां पे माइनस लिख दोगे ना तो एक्सपांशन आपका जो स्क्वायर का है वो गलत आ सकता है, क्योंकि हम आप ऐसे अगर समझ लो ये छोड़ के मैं ये टर्म को लूं तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक तरीका बनाएंगे कि पहले प्लस की टर्म को ही लिखेंगे, क्योंकि यहां पे जो आपका साइन आएगा इसी से आप डिसाइड करोगे कि a + b का होल स्क्वायर है कि a - b का होल स्क्वायर है। ओके, यहां पे जो साइन आएगा, यहां पे कोई माइनस भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम। इसीलिए हम तो हमेशा यहाँ पे प्लस ही पहले लेकर के चलेंगे ताकि हमारा एक्सपांशन हमको करेक्ट नजर आए। ओके, आ रही दिमाग में बात? कुछ नहीं समझ आ रहा है तो भी टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बस ध्यान पूरा दो। अब यहां से क्या करेंगे सर? यहां से ये x वाली जो टर्म है इसको उठा लो, तरीका बता रहा हूं पहले। यहां पे जो साइन होगा इसको उठा लो। यहां पे किसका स्क्वायर किया जा रहा है? होल स्क्वायर कर दो। अब मेरे को बाजू में यहां पे साइड में इसका स्क्वायर करके बताओ। एक्सपांशन करना सबको। फॉर्मूला क्या है? a + b द होल स्क्वायर। क्या है एक्सपांशन इसका? a² + 2ab प्लस, करे एक बार एक्सपांशन कर दो सर। लो फिर a² + 2 4 जा 8x 2ab, ओके, प्लस b² यानी कि क्या आया एक्सप्रेशन? x² + 8x + 4। सर ये तो यही है जो आपने हाईलाइट किया था।
है कि नहीं है? अरे यस और नो? तो क्या इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं? इसमें कोई प्रॉब्लम? तो लिख देते हैं. इट इज जस्ट आई एम राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स स्क्वायर. इसीलिए मेथड का नाम भी क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर. अब आपके लिए काम इतना आसान हो गया है, आप विश्वास नहीं करोगे. लिसन, 2-3 स्टेप में आपका कोऑर्डिनेशन का आंसर निकल आएगा. देखो आगे ये 3 टर्म का काम हो चुका है. हाँ सर, मैंने इसका एक्सपांडेड फॉर्म को इसके बेस फॉर्म में लिख लिया. परफेक्ट. यस सो ये माइनस का क्या सर? कर लो स्क्वायर, जो भी है. क्या आएगा? ठीक है, ओके. ये क्या है? 48. ओके, रहने दो ऐसे. अब मेरे को दिख रहा है कि ये माइनस वाला कांस्टेंट इस तरफ लेके जा सकते हैं. चले जाओ उसको भी लेके उधर. इस तरफ में क्या बचा रहेगा? x+4 का होल स्क्वायर एज इट इज. ये क्या हो गया? 48. और ये -6 इधर आकर के +16. अब बेटा बता दे जोड़ करके कितना हुआ? कितना हुआ? 64. एडिशन सबको आती. अब मेरे को ऐसे नजर आ रहा है कि ये तो पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है. इस तरफ लेके चलते क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो x+4 ऐसे ही पड़ा रहा, ये चला गया रूट के अंदर 64. अरे बराबर बात. या तो यू यहाँ पे आप स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो बढ़िया तरीके से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड. तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया और ये चीज रूट के अंदर चली गई. ऐसे भी समझ सकते हो. हालांकि यही दो, दिस इज ओनली द ओरिजिनल फॉर्म. आपको यहाँ पे लिखना होता है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी गेट. तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, x का आप सीधा आंसर बना सकते हो. देखो कैसे? x+4 इज इक्वल टू इसका आया रूट बोल क्या? कितना आया? 8 आया. प्लस और माइनस लिखूं? सर ऐसे क्यों? किस किस को नहीं पता इसका रीजन? सबको पता है? सबको पता है इसका रीजन? ये प्लस और माइनस लिखेंगे 64 का रूट क्यों लिखेंगे? यस गौरी. तो उसकी वजह से इसको प्लस माइनस लिखेंगे. क्वाड्रेटिक के आते ही इसलिए. क्यों? हम दूसरा कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे और रूट का आंसर निकालते तो ऐसे नहीं लिखा जाता, बस प्लस लिखा जाता. दिस इज नॉट द रीजन. दिस इज नॉट द रीजन. मूल कारण बताओ इसका, ऐसे क्यों लिखते हैं इसको? एनीवन? यस चुआ, तू बताना चाहता है? बैठ के बता. ठीक है. हाँ रूट. हाँ तो रूट निकालने के बाद ही प्लस और माइनस निकले. कारण समझते. सुनो ध्यान से बेटा. स्क्वायर चाहे निगेटिव नंबर का करो या स्क्वायर चाहे पॉजिटिव नंबर का करो, आंसर हमेशा. तो अगर मैं आपको ये ना दिखाऊं और बोलूं कि बता इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो -2 बताओगे या +2 बताओगे? पता है क्या आपको? क्योंकि भाई माइनस का भी स्क्वायर करते तो आंसर और प्लस का भी स्क्वायर करते तो आंसर. क्योंकि हमें यह सर्टेनली पता नहीं होगा कि वो माइनस का स्क्वायर था कि प्लस का स्क्वायर था, इसलिए हम दोनों का बता देते हैं. आ रही बात समझ? हमको क्या पता ये 64 जो है ये -8 का स्क्वायर था या ये +8 का स्क्वायर था. हमको मालूम है कि ये 64 किसका स्क्वायर था ओरिजिनली, हमको नहीं पता, तो हम दोनों का बता देंगे प्लस और माइनस. आ रही बात समझ? हमेशा स्क्वायर रूट इसी तरीके से लिखना होता है, प्लस और माइनस. ओके बेटा. और दूसरी चीज, हमारा एक ऑर्डर एडिशन है तो हमें 2 सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे. इसी वजह से 2 सॉल्यूशन मिलेंगे. 2 सॉल्यूशन मिलेंगे इस वजह से ऐसा नहीं लिखेंगे. ओके ऐसा लिखा इस वजह से 2 सॉल्यूशन मिलेंगे. अरे यार समझ में आ रहा है क्या? टॉपिक के बाहर तो नहीं चले गए? दूर कहीं पे हो? अभी भी क्वेश्चन में ही हो? अच्छा ध्यान दे. फिर मैंने बोला अब ये x+4 मेरे को मिला +8 या फिर -8. सर आगे क्या करे? आगे कुछ नहीं करे बेटा, अभी एंड स्टेप में हो तुम लोग. x यहाँ पे एक बार तो मैं बोल देता हूँ x+4 इज इक्वल टू +8. प्लस और माइनस लिखा है ना, या फिर और करके बोल देता हूँ x+4 इज इक्वल टू -8. प्लस और माइनस है, एक बार मैंने प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया. अब क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 8 - 4 और x इज इक्वल टू -8 - 4. अरे बराबर क्या? अब x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिला? चले एक आंसर अपने को मिल गया. और x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना लिखूं? -12. अरे बोल 2 सॉल्यूशन मिले क्या? अरे यस और नो? तो कितनी ही स्टेप लगी आंसर निकालने के लिए? b² - 4ac -b प्लस और -100 b² - 4ac अपन 2. कुछ नहीं करना है वे. क्या करना है? खाली कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स परफॉर्म करनी. दैट्स इट. आंसर चुटकियों में आपके सामने. आ रहा है समझ? दिस इज व्हाट इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. और कितने आसानी से हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक के रूट्स को निकाल लिया. आ गया दिमाग में सबको? छाप लो फिर इसको. चलो
कोई सवाल डाउट आपका है तो हाथ ऊपर करके पूछ लो। और एक क्वेश्चन हम करेंगे, इसके बाद वाला जो सवाल हम करेंगे उसमें हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और रख के करेंगे अभी नेक्स्ट वाला, ठीक है। हाँ बेटा कोई भी क्या वाला? हाँ ये वाले में एक चीज, हाँ मैंने ये आपको प्रूफ तो करके बताया, ये इसका एक्सपांशन है, हम एक्सपांड नहीं कर रहे, हमको ऑलरेडी ये दिया हुआ था, मैंने तो क्रॉस चेक करके दिखाया खाली, ठीक है। हमको ऑलरेडी ये दिया था ना x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर, तो इसको हमने इसके बेस फॉर्म में लिखा है ऐसे। मैंने बस यहाँ पे चेक करके बताया कि भाई ये जो बेस फॉर्म है क्या सही में उसका आंसर यही आ रहा है, मतलब हमने ये चीज गलत तो नहीं लिखी, ये मैंने चेक करके बताया। और इसको लिखना कैसे, तरीका क्या बताया? तरीका सिंपल है, क्या यहाँ से जो वेरिएबल है x उसको उठा लो, स्क्वायर नहीं लेना है, वेरिएबल उठा लो, यहाँ पे जो साइन आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा वो उठा लो, माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा होगा और प्लस हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो बीच वाले का कुछ एंटरटेनमेंट नहीं, यहाँ पे जो होगा जिसका स्क्वायर किया जा रहा है उस वाले नंबर को उठाओ, स्क्वायर को उठाओ, उस नंबर को उठाओ और पूरे का स्क्वायर कर दो। और इसीलिए हम हमेशा यहाँ पे शुरुआत में प्लस का स्क्वायर फिर माइनस का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, सारे रूल्स क्लियर है? जो बातें मैंने बताई है, जहां पे मैंने आपको बारकाई से ध्यान देने के लिए बोला है, वो सब अच्छे से याद में रखो। मेथड इज वेरी इजी एंड यूजफुल। ओके बेटा, और कोई डाउट नहीं है? बाकी क्लियर है सब? ठीक है। और भी किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, तब तक आप लिख लो, फिर हम एक और सॉल्व करेंगे, ठीक है। एनीवेज, सो व्हाट वी हैव हियर इन द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। अरे वाह, ये तो मेरे को करने की भी जरूरत नहीं है शायद, ये तो बच्चा खुद ही कर लेगा। अरे बच्चों, यस और नो? क्या बोला बता? इसके जनरल फॉर्म में लिखने के लिए बोलता है x इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इन द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म जो है इसका बेसिकली वो इन द फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो चेक करना इसके जनरल फॉर्म में है कि नहीं है, है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक और इसमें लिखना चाहिए था कि रीराइट इट इन इट्स जनरल फॉर्म, मतलब इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रीराइट इट इन इट्स जनरल फॉर्म, GF। GF बोले तो जनरल फॉर्म। हम सर साधारण भोले भाले 10वीं के पढ़ाई करने वाले बोर्ड्स के बच्चे, हमको तो इतना ही पता है, ठीक है। GF बोले तो बेटा जनरल फॉर्म, तो लिखो इसको जनरल फॉर्म में। करूँ मैं कि आप करोगे? करो 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 करो, नहीं आता है तो फिर मैं कर दूंगा। एक बार मैं कर लूँ चेक सामने बोर्ड पे। चलो सारे बच्चे ध्यान दो। जैसे क्वेश्चन में पहले क्या दिया है, x इंटू ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 से। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सीधा तरीका इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वाले ब्रैकेट ज़रा सिंपल लग रहे हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते मत बैठो आपस में, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर बेटा, ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी सर, अब बराबर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान है कि नहीं आपका? हाँ, सो एक्स स्क्वायर दोनों प्लस है इस तरफ में, मर गए, बचा क्या? एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर, बोले तो एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? पक्का? कोई गड़बड़ इसमें? तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स क्या हुआ, x इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, जो कि हम जानते हैं x की वैल्यू निकल आ रही है, लेकिन ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं बना रहा है, ठीक है। सो हियर बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलराइट, बट स्टिल देयर इज अ वे, देयर इज अ वे, देयर इज अ वे। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x का स्क्वायर, ये ज़बरदस्ती वाला काम होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। कोई चीज़ मेरे पास अगर इक्वेशन में नहीं है तो मैं उसको 0 के साथ लिखता हूँ, ये मैं ऐसे नहीं करता, ऐसे ही रखता। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, एक्स स्क्वायर 0 के साथ प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि वैल्यू तो अभी भी इतनी है ना, 0x स्क्वायर का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 ऐड करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इक्वेशन इज गोइंग टू बी स्टिल द सेम। तो ये बस तरीका है कि ज़बरदस्ती हम उसको क्वाड्रेटिक बता सकते हैं, लेकिन बताना नहीं है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में बस चेक करने के लिए बोला है, चेक वेदर द, इनमें निकाल लेता हूँ, चेक वेदर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। हमने चेक किया और बोला कि भाई
दिया हुआ जो इक्वेशन है वो तो क्वाड्रेटिक नहीं है, हालांकि उसको हम बना सकते हैं, लेकिन दिया हुआ इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक नहीं है। आ रही है बात समझ? जानवी आले लक्षात? लक्ष समोर दे, रफ कर दूं? सिंपल था।